चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। लास्ट क्लास के अंदर हमने एक छोटा सा चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, बायो फर्टिलाइजर के बारे में मैंने बताया था कि एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी एक्टिव सेल कल्चर होता है। ठीक है, एक वर्ड याद रखना है, इसके अंदर क्या होता है, एक्टिव सेल कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज द सोर्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट। ठीक है, इसका हम एप्लीकेशन इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो सीड ट्रीटमेंट के माध्यम से या फिर सोइल एप्लीकेशन के माध्यम से हम कर सकते हैं। जनरल हमने जो कल क्लासिफिकेशन दिया था वो दो साइंटिस्ट हुए थे 1994 में, 1994 के अंदर दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था वर्मा और एक का नाम था भट्टाचार्य। जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि सानिध्य गौतम, ठीक है, तो जब ये अगर रिसर्च करेगा तो बाद में इसका नाम आएगा गौतम एंड जो भी है ना। तो इस तरीके से दो साइंटिस्ट हुए थे, मैं कल लिखवाना भूल गया था आप लोगों को। जहां पर आपने वो क्लासिफिकेशन लिखा था उस क्लासिफिकेशन में लिख लेना गिवन बाय वर्मा एंड भट्टाचार्य। वर्मा एंड भट्टाचार्य 1994 में जो बायो फर्टिलाइजर का जो क्लासिफिकेशन है, जैसे कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ फॉस्फोरस का सोल्यूबलाइजिंग करेंगे, मोबिलाइजर करेंगे, या फिर ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन करेंगे। तो बायो फर्टिलाइजर का वो क्लासिफिकेशन किसने दिया था? वर्मा एंड भट्टाचार्य ने दिया था। कब दिया था? 1994 में दिया था। कल की क्लास के अंदर हमने देखा कि जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उसको हम दो तरीके से क्लासिफाई किए, एक सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन और एक हमारा क्या था, नॉन सिम्बायोटिक या फिर एसिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर जनरली हमने बात किया कि कुछ ऐसी क्रॉप्स होंगी जिनके अंदर नोड्यूल का फॉर्मेशन होगा और कुछ ऐसी होंगी जिनके अंदर नोड्यूल का फॉर्मेशन नहीं होगा। जिनके अंदर नोड्यूल का फॉर्मेशन नहीं होता है फिर भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ऐसा हमने एक एग्जांपल लिखा एजोला और आपका फर्न करके, ये लिखा है। ठीक है, एल्गी और सॉरी फर्न। ठीक है, एजोला जो है हम फर्न को बोलते हैं और एल्गी जो है ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है, वो एग्जांपल लिखा। जिनके अंदर नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है उसके अंदर हमने दो तरीके से बात की कि नोड्यूल जो है या तो लेगुमिनोसी के अंदर भी बन सकता है और नॉन लेगुमिनोसी के अंदर भी बन सकता है। मेनली हमने लेगुमिनोसी की जब हमने बात किया, डिटर्मिनेंट और इनडिटर्मिनेंट नोड्यूल ग्रोथ क्या होती है। डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि दो तरीके की ग्रोथ होती है, एक डिटर्मिनेंट ग्रोथ होती है और एक इनडिटर्मिनेंट ग्रोथ होती है। जब आप हॉर्टिकल्चर पढ़ोगे तो उसके अंदर टोमेटो का क्लासिफिकेशन आप पढ़ोगे कि एक पॉली हाउस के अंदर जो होता है वो क्या होता है, इनडिटर्मिनेंट होता है, जबकि आपका आउटर फील्ड में जब हम लगाते हैं वो डिटर्मिनेंट होता है। डिटर्मिनेंट का मतलब क्या है कि वेजिटेटिव के बाद रिप्रोडक्टिव आना है तो आना है। ठीक है, समझ गए। इसी तरीके से इंडिटरमिनेंट का मतलब क्या है कि वेजिटेटिव के बाद रिप्रोडक्टिव या रिप्रोडक्टिव के बाद भी वापस क्या हो सकता है, वेजिटेटिव ग्रोथ स्टार्ट हो सकती है, उसको बोलते हैं इंडिटरमिनेंट। यहां पर बात आएगी नोड्यूल्स की, तो नोड्यूल्स, डिटरमिनेंट नोड्यूल जो है मूंग के अंदर पाई जाती है। उसमें होता क्या है कि मान लीजिए एक बार नोड्यूल का फॉर्मेशन हो गया तो बाद में जो है नोड्यूल का फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी एक बार जितने नोड्यूल बनने हैं वो बन जाएंगे। लेकिन जो इनडिटरमिनेंट नोड्यूल क्रॉप्स होती है उनके अंदर नोड्यूल का फॉर्मेशन कंटिन्यूअसली रहता है, यानी उसको हम क्या बोलते हैं, इनडिटरमिनेंट। नारायण लाल, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि ऐसी कौन सी क्रॉप है जिसके अंदर नोड्यूल का फॉर्मेशन जो है, जिसकी वजह से जिसके अंदर नोड्यूल का मतलब दो क्वेश्चन है आप लोगों सबके लिए हैं, जिसको जवाब मिले वो बताना कि जितनी भी लेग्यूम क्रॉप्स है उन लेग्यूम क्रॉप्स के अंदर नोड्यूल का फॉर्मेशन कहां पर होता है, रूट्स में होता है। ठीक है, लेकिन रूट्स में बनने वाली ये नोड्यूल जो है जब इनकी हार्वेस्टिंग हम करेंगे तो वहां पर ही खत्म हो जाती है, यानी नोड्यूल जो है हमें दिखाई नहीं देती है। लेकिन एकमात्र ऐसी क्रॉप है, एकमात्र ऐसी लेग्यूम क्रॉप है जिसके अंदर नोड्यूल के जो मतलब जो बनने की जो प्रक्रिया है, यानी जो राइजोबियम का जो एक्टिवनेस है वो टिल द हार्वेस्टिंग तक बना रहता है। आपके लिए मेरा क्वेश्चन है, बताइएगा कि कौन सी ऐसी लेग्यूम क्रॉप है जिसके अंदर नोड्यूल का फॉर्मेशन टिल द हार्वेस्टिंग, यानी उसके अंदर एक्टिवनेस जो है कब तक बना रहेगा, हार्वेस्टिंग तक बना रहेगा, उसका नाम बताइएगा। अभी हम बात करेंगे, इस पर भी हम आएंगे। फिर हमने बात किया था कि नोड्यूल फॉर्मेशन जो होगा उसके अंदर हमने बात किया कि राइजोबियम का हमने एक एग्जांपल लिया। ठीक है, नॉन नोड्यूल के अंदर हम बात करेंगे फ्रेंकिया करके, जो एक हमारी एक्टिनोमाइसिटीज होती है, या पैरास्पोनिया जो होती है। ठीक है, उसके अंदर ये क्या करते हैं, ये दो एक्टिनोमाइसिटीज जो है, एक केसुराइना इक्विस्टिफोलिया होता है जिसको हम जू बोलते हैं, जू प्लांट होता है, उसके अंदर ये नोड्यूल नहीं बनाती है, फिर भी जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। हम पूरा इस पर चर्चा करेंगे। आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं दो तीन साइंटिस्टों के नाम आपके सामने रखना चाहूंगा जिनके बारे में आपने सुना होगा। पहले साइंटिस्ट है डॉक्टर या जेबी बोसेनगॉड। क्या है? जेबी बोसेनगॉड। नाम सुना है क्या आपने जेबी बोसेनगॉड का? एक है आपके एमडब्ल्यू बेंजरिक, एमडब्ल्यू बेंजरिक।
जेबी बोसेन-गोल्ट ने कहा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए किसने कहा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो किसने क्या कहा था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, या फिर वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। ठीक है, जबकि एमडब्ल्यू बेंजरिक जो था उसने कहा कि जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, ये बात थी सन 1838 की। उसके बाद में 1888 के अंदर 1888 में बेंजरिक आया और बेंजरिक ने कहा कि जो लेग्यूम प्लांट्स होती है, कौन से प्लांट्स होते हैं, लेग्यूम प्लांट्स होते हैं, उन लेग्यूम प्लांट्स की रूट्स में क्या होता है, नोड्यूल होती है। क्या होती है, नोड्यूल होती है। और इस नोड्यूल से उन्होंने एक बैक्टीरिया, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अलग किया था। एक बैक्टीरिया को क्या किया था, आइसोलेट किया था। क्या किया था, आइसोलेट किया था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लेग्यूम प्लांट की नोड्यूल में से बैक्टीरिया को आइसोलेट किसने किया था, एमडब्ल्यू बेंजरिक ने। कब किया था, 1888 में। क्लियर है। इस आइसोलेट करने के बाद इस बैक्टीरिया का नाम जो उन्होंने दिया, बेसिलस रेडियस कोला, बेसिलस रेडियस कोला, बेसिलस रेडियस कोला, जिसे वर्तमान में हम क्या बोलते हैं, राइजोबियम। जिसे क्या कहा जाता है, राइजोबियम कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि इस पूरी अर्थ पर जो है कौन सा जीनस जो है बैक्टीरिया का सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो बेसिलस जीनस है। इसके बाद जो है स्यूडोमोनास है। ठीक है, तो एक तो थे जेबी बोसेन-गोल्ट जिसने कहा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में। कब, 1838 के अंदर। और इन्होंने एक और टर्म दिया था, फील्ड प्लॉट। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ फील्ड प्लॉट टेक्निक कहा जाता है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि फादर ऑफ फील्ड प्लॉट टेक्निक किसे कहा जाता है, तो जेबी बोसेन-गोल्ट को। क्लियर है। और एमडब्ल्यू बेंजरिक ने क्या डिस्कवर किया था, इन्होंने डिस्कवर किया था कि लेग्यूम की नोड्यूल से किसको आइसोलेट किया था, बैक्टीरिया का, जिसका नाम क्या दिया, बेसिलस रेडियस कोला, जिसको क्या कहा जाता है, राइजोबियम। एक होता है आपका फील्ड प्लॉट टेक्निक, एक आपने सुना होगा सीड प्लॉट टेक्निक। अगर क्वेश्चन पूछे सीड प्लॉट टेक्निक जो है किसने दिया, पुष्करनाथ। कौन से नाथ ने दिया, पुष्करनाथ। ठीक है, इसी तरीके से पुष्करनाथ। ठीक है, इसी तरीके से एक और टर्म है पोटैटो से रिलेटेड, ट्रू पोटैटो सीड। किसने दिया था, रामानुजन ने दिया था। किसने दिया था, रामानुजन ने दिया। ठीक है, उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए तो हु इज द फादर ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी का फादर, याद रखना, फादर ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी कौन है, विनोग्राडस्की, एसएन विनोग्राडस्की। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हु इज द फादर ऑफ सॉइल टेस्टिंग, फादर ऑफ सॉइल टेस्टिंग कौन है, एमएल ट्रक, एमएल ट्रक। अगर क्वेश्चन पूछा जाए हु इज द फादर ऑफ सॉइल साइंस इन इंडिया, जेडब्ल्यू लीथर, फादर ऑफ सॉइल साइंस। ठीक है, अगर इंडिया में पूछे तो कौन है, जेडब्ल्यू लीथर। जेडब्ल्यू जो है वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्हें आईआरआई जब 1905 में बना था तब इनको अपॉइंट किया गया था, जेडब्ल्यू लीथर। और वर्ल्ड में कौन है, वीवी डोकुचे। वीवी की फुल फॉर्म क्या होती है, वैसिलेविक डोकुचे। ठीक है, याद नहीं रहेगा, याद रख लीजिए। ठीक है, आपको दो चीजें याद रखना है। देखो यहाँ पर दो साइंटिस्ट हैं, एक जेबी बोसेन-गोल्ट है, एक एमडब्ल्यू बेंजरिक। बड़ा कंफ्यूजन होता है किसने डिस्कवर किया, बैक्टीरिया को आइसोलेट किसने किया, किसने किया है, बेंजरिक ने किया है। जबकि किसने ये पता लगाया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में। तो ये याद रहेगा आपको। फादर ऑफ फील्ड प्लॉट टेक्निक कौन है, जेबी बोसेन-गोल्ट। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सीड प्लॉट टेक्निक का फादर कौन है, पुष्करनाथ। ट्रू पोटैटो सीड किसने दिया, रामानुजन ने। फादर ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी कौन है, एसएन विनोग्राडस्की। फादर ऑफ सॉइल टेस्टिंग कौन है, एमएल ट्रक।
फादर ऑफ सोयल साइंस इंडिया में कौन है? JW लीथर, जबकि वर्ल्ड में कौन है? VV डोकुचो। एक बार आप इसको लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? वो क्लासिफिकेशन लिख लेना ऊपर वाला। सुमित शर्मा बोल रहे हैं कि सॉरी सर, इसमें तो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। राजमा में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, लेकिन बनने वाली नोड्यूल की साइज जो है बहुत माइन्यूट होती है, बहुत माइन्यूट कंसंट्रेशन के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। इस वजह से इसको हम एज अ सीरियल ट्रीट करते हैं। देखेंगे इसका भी रीजन, एक बार आप इसको लिखिए। ये समझ में आ रहा है? BNF का मतलब क्या है? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये किसने बताया था? या लेग्यूम कैन फिक्स द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये भी किसने बताया था? जेबी बोसेन-कोल्ट ने ना। इन दोनों साइंटिस्ट को लिखो एक बार। आपने दो वर्ड सुने हैं क्या? एक म्यूचुअलिज्म होता है, कॉम्युनलिज्म होता है। म्यूचुअलिज्म एंड कॉम्युनलिज्म। बेसिलस रेड स्कोलर नहीं होता यार, बेसिलस रेडियस कोला होता है। बेसिलस रेडियस कोला, रेड स्कोलर नहीं होता है। बेसिलस रेडियस कोला, रेडिस कोला भी इसको हम बोलते हैं, बेसिलस रेडिस कोला। MW बेंसिक in 1888 discovered that the isolate the bacteria from the nodule of legume and give the name Bacillus radius cola, और इसे वर्ड प्रेजेंट टाइम में क्या कहा जाता है? राइजोबियम। वेरी गुड नितिन, क्या बता? म्यूचुअलिज्म, कॉम्युनलिज्म। म्यूचुअलिज्म में बता रहे हैं कि दोनों ही स्पीसीज को, यानी दो अगर हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म, उनको बेनिफिट होगा। और कॉम्युनलिज्म में एक को बेनिफिट और एक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों के अंदर बेनिफिट होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है? ठीक है, अभी हम इसको समझेंगे एक बार। सोइल बायोलॉजी पढ़ा है क्या तुमने? पढ़ा दिया? उसमें ये कॉम्युनलिज्म और ये म्यूचुअलिज्म बताया? नहीं बताया? अभी नहीं पढ़ाया? चलो कोई, एक बार अपन लिख लेंगे इसको। ये लिख लिया मेरे ख्याल से? लिखो। ये समझ में तो आ रहा है ना? आइसोलेट किया मतलब थोड़ा, मतलब समझने की कोशिश करना है ना। लिखा? चलो, ये 3-4 पॉइंट है, इनको और मेंशन कर लो। जब तक हम देख लेते हैं ऑनलाइन कौन कौन है। अक्षत, नारायण लाल, मुकेश राव, प्रियंका मीना, चौधरी साहब, नितिन, विक्रम, परवीन। मॉडर्न फादर ऑफ सोइल साइंस कौन है? डोकुचेव। ठीक है। फादर ऑफ पेडोलॉजी कौन है? डोकुचेव। एक प्रोटीटो होता है, प्रोटीटो का नाम सुना है क्या आपने? प्रोटीन रिच पोटैटो, वो किसने दिया था? आशीष दत्ता, है ना। ये भी पॉइंट आप लिख लेना साथ में। प्रोटीटो, प्रोटीटो जो है वो प्रोटीन रिच पोटैटो होता है, जो किसने दिया था? आशीष दत्ता। ठीक है, दत्ता मेनली जो है वो वेस्ट बंगाल के लोग होते हैं। दत्ता, आशीष दत्ता, प्रोटीटो। एसोसिएट को सिम्बायोटिक नहीं बोलेंगे, ठीक है, एसोसिएटेड को सिम्बायोटिक नहीं बोले। अभी हम पूरा समझेंगे नारायण।
ठीक है, थोड़ा सा धीरज रखो आप। लिख लिया क्या ये? लिखो लिखो आराम से। क्या भाई, क्या हुआ राजकुमार? लक्ष्यराज सिंह मेवाड़, क्या हुआ? सानिध्य है। लिख लिया क्या? जितने बच्चे ऑनलाइन एक बार कमेंट कर दीजिए, लिख लिया हो तो हम आगे बढ़े। लेदर है ना? समझदार हो यार तुम। डांडिया, ये क्या होता है डांडिया? जानते हो तुम डांडिया क्या होता है? चलिए, ये अपने सिलेबस से बाहर है। चलिए हम स्टार्ट। चलिए, सबका अलग अलग शौक है। दो तीन चीजें हैं, आपने कभी पढ़ा होगा, जब सोइल बायोलॉजी पढ़ोगे तो किशन सर भी आपको बताएंगे। एक बार भाई बात मत करो ना, समय समय को जाता है, लेकिन समय से ज्यादा अगर अपन किसी लत को करते हैं, मतलब किसी कार्य को करते हैं तो लत बन जाती है। आदत होना सही है, लत नहीं बनना चाहिए वो चीज, है ना? इसके अंदर देखो दो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, एक टर्म होता है, आपने सुना होगा, म्यूचुअलिज्म। एसोसिएशन की जब हम बात करते हैं, यानी जब दो ऑर्गेनिज्म एक साथ वर्क करते हैं तो एक टर्म आती है म्यूचुअलिज्म। ठीक है, एक आता है कॉमनलिज्म, या कॉमनलिज्म से पहले आपको समझना है कोऑपरेशन। क्या आता है? कोऑपरेशन। एक होता है कॉमनलिज्म, एक होता है एमएनएलिज्म, एक होता है पैरासिटिज्म, एक होता है प्रीडेटेशन। ये कुछ टर्म है जो बड़ा कंफ्यूज करती है। ठीक है, तो मान लीजिए जब हम एसोसिएशन की बात करते हैं, जैसे कोई पर्टिकुलर फील्ड हो गया या पर्टिकुलर कोई लोकेशन हो गई, वहां पर दो ऑर्गेनिज्म एक साथ वर्क करते हैं, तो उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन से उनको बेनिफिट होता है या हार्मफुल होता है या नेगेटिव इफेक्ट कॉज होता है, उसके बेसिस पर इस एसोसिएशन को कुछ टर्म्स के नाम से हम जानते हैं। फर्स्ट टर्म है इसमें म्यूचुअलिज्म और कोऑपरेशन। देखो, म्यूचुअलिज्म और कोऑपरेशन दोनों में क्या होता है कि अगर दो ऑर्गेनिज्म है तो दोनों को क्या होता है? बेनिफिट होता है। क्या होता है? बेनिफिट। प्लस का मतलब क्या है? पॉजिटिव। ठीक है, क्या है? पॉजिटिव। क्लियर हुआ? यानी दो ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो दोनों को क्या मिल रहा है? बेनिफिट मिल रहा है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि प्रोसेस इन विच द बोथ ऑर्गेनिज्म बेनिफिटेड, और ऑप्शन में आपको अगर चार ऑप्शन दिया हो, म्यूचुअलिज्म कोऑपरेशन भी दिया हो, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किसको हम टिक करें। ठीक है, तो इस केस के अंदर क्या याद रखना है कि जब भी हम म्यूचुअलिज्म की बात करते हैं, ठीक है, म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है अपनापन। यानी क्या होता है, जब एक ही स्पीसीज के दो लोगों के बीच, सॉरी, कोऑपरेशन की जब हम बात करते हैं तो घर के लोग ही हमारा क्या करते हैं? कोऑपरेट करते हैं, साथ देते हैं, यानी वो एक फैमिली के होते हैं। एक फैमिली का मतलब अगर दो ऑर्गेनिज्म सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, बोथ बिलोंग टू सेम स्पीसीज, बिलोंग टू सेम स्पीसीज, तो उसको तो हम क्या बोलेंगे? क्या कहा जाएगा? कोऑपरेशन। उसको हम म्यूचुअलिज्म कब बोलेंगे? बोथ बिलोंग टू डिफरेंट स्पीसीज, उसको हम क्या बोलेंगे? म्यूचुअलिज्म कहा जाएगा। दैट इज क्लियर। इसके बाद में हम बात करते हैं कॉमनलिज्म के बारे में। कॉमनलिज्म में क्या होता है कि एक को तो बेनिफिट होता है लेकिन दूसरे को क्या होता है? नुकसान होता है। एमएनएलिज्म में क्या होता है कि एक को नुकसान होता है लेकिन दूसरे पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात आती है पैरासिटिज्म। आपने दो टर्म सुना होगा, एंटोमोलॉजी में संजय पढ़ा होगा। एक पैरासाइट होते हैं, प्रीडेटर होते हैं। पैरासाइट क्या होते हैं कि जो फूड के लिए जो है दूसरे पर डिपेंड करते हैं लेकिन उसको किल नहीं करते हैं। पैरासिटिज्म में क्या होता है कि ये अपने जो प्रे होता है, अपना जो शिकार होता है, उसको कभी किल
नहीं करते हैं, लेकिन प्रीडेटर जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने शिकार को, प्रे को जो है वो किल कर देते हैं। तो याद रखना पैरासिटिज्म में भी एक को क्या होता है, बेनिफिट होता है और दूसरे को क्या होता है, नुकसान होता है। प्रीडेटर की अगर हम बात करें तो एक को फायदा और दूसरे को क्या होता है, नुकसान होता है। लेकिन यहाँ पर प्रे जो है यानी जो शिकारी है वो क्या नहीं होता है, किल नहीं होता है, नॉट किलेड, यानी इसको मारा नहीं जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इसका जो प्रे है वो क्या हो जाता है, किल हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स है जो आपको कंफ्यूजन करती है। इसके अंदर म्यूचुअलिज्म और कोऑपरेशन में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। याद रखना है दोनों के अंदर क्या होता है, दोनों ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है। कोऑपरेशन आपने घर के बात से याद रखना है कि अगर हम सेम फैमिली की बात करेंगे, सेम स्पीसीज की बात, फैमिली अलग चीज है, स्पीसीज अलग चीज है ना, बोथ बिलोंग टू सेम स्पीसीज, अगर वो दोनों ऑर्गेनिज्म सेम स्पीसीज से बिलोंग करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोऑपरेशन। म्यूचुअलिज्म कब बोलेंगे, बोथ बिलोंग टू डिफरेंट स्पीसीज। अगर मैं कहूं कि जैसे कि लेग्यूमिनोसी प्लांट के अंदर जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है वो राइजोबियम करता है, क्लियर हुआ। राइजोबियम को क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है कहां से, नोड्यूल से मिलती है, जबकि बदले में क्या करता है, नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है लेग्यूम प्लांट को। अगर मैं कहूं आपसे कि इनमें से कौन सी टर्म जो है राइजोबियम और लेग्यूमिनोसी प्लांट के लिए, दोनों के लिए लागू होगी, तो क्या होगी, म्यूचुअलिज्म या कोऑपरेशन, म्यूचुअलिज्म होगी, बिकॉज बोथ बिलोंग टू द डिफरेंट स्पीसीज। वो दोनों किससे बिलोंग करते हैं, डिफरेंट स्पीसीज से बिलोंग करते हैं, इसलिए उनके लिए क्या टर्म यूज किया जाएगा, म्यूचुअलिज्म यूज किया जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये कुछ टर्म्स हैं जो एक बार आप लिख लीजिए, एसोसिएशन के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो इंटरेक्शन है उसके लिए कुछ टर्म्स यूज किया गया है, म्यूचुअलिज्म, कोऑपरेशन, कॉमनलिज्म, एमेनलिज्म, पैरासिटिज्म और प्रीडेटेशन। प्रीडेटेशन, प्रीडेटेशन, म्यूचुअलिज्म, कोऑपरेशन, कॉमनलिज्म, एमेनलिज्म, पैरासिटिज्म और प्रीडेटेशन। समझ में आएंगे। बस टर्म को आपको ध्यान रखना है, म्यूचुअलिज्म और कोऑपरेशन में क्या अंतर है। कॉमनलिज्म में केवल एक को बेनिफिट होगा, दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। एमेनलिज्म में एक को नुकसान होगा लेकिन दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। क्या हुआ, एक बार लिखो इसको। बोथ बिलोंग टू सेम स्पीसीज अगर होगा तो उसको क्या बोलेंगे, कोऑपरेशन। डिफरेंट स्पीसीज से होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, म्यूचुअलिज्म। प्रीडेटेशन और पैरासिटिज्म अंतर इस बात का है कि यहाँ पर जो प्रे होता है यानी जिसके ऊपर वो होस्ट होता है, जो उनका वो होस्ट क्या हो जाएगा, या प्रे हम बोल सकते हैं, होस्ट बोल सकते हैं, वो नॉट किलेड, वो मतलब उसको किल नहीं किया जाता है, उसको जो है शोषित किया जाता है केवल। जबकि आपका प्रीडेटेशन जो होता है उसके अंदर क्या होता है, जो आपका होस्ट होता है वो किल हो जाएगा और किल होने के बाद उससे फीड करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीडेटेशन। आपने नाम सुना होगा पैरासिटिक वीड, जिनको हम फेनेरोगेमिक वीड भी कहा जाता है। दोज वीड प्लांट दिस इज डिपेंड फॉर द नरिशमेंट टू अदर क्रॉप प्लांट, उनको हम क्या बोलते हैं, पैरासिटिक वीड बोलते हैं। हम बात करेंगे बाद में। लिखा क्या ये, लिखो एक बार। तो राइजोबियम और लेग्यूम प्लांट्स के बीच में जो सिम्बायोसिस नेचर है वो इनमें से कौन सी टर्म जाएगी उनके लिए, म्यूचुअलिज्म जाएगा। ठीक है, लिख लिया। चलिए, इसके बाद में हम बात करेंगे सिम्बायोटिक या सिम्बायोसिस, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। उससे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ अनअवेलेबल फॉर्म ऑफ
फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन जो कि किस फॉर्म में होती है, N2 की फॉर्म में होती है या फिर N ट्रिपल बॉन्ड N होता है। कन्वर्जन ऑफ अनअवेलेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन टू अवेलेबल फॉर्म, इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन की जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो टाइप्स के अंदर मेनली 3 टाइप्स हैं। कितने टाइप्स हैं? 3। फर्स्ट हो जाएगा आपका फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, सेकंड हो जाएगा आपका केमिकल, लिख देते हैं केमिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, और थर्ड हो जाएगा आपका बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की अगर हम बात करते हैं तो किसकी वजह से होता है, आपने देखा होगा कि लाइटिंग वगैरह जो होती है उसकी वजह से जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। केमिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की जब हम बात करेंगे, जब हम यूरिया के बारे में पढ़ेंगे, हेबर-बोस के जो प्रक्रम होता है जिसके अंदर 200 से 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर और 500 से 550 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर और 200 से 1000 आपके प्रेशर पर जो है क्या किया जाता है, H2 और N2 दोनों को रिएक्ट किया जाता है और फिर अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, उसको हम बोलते हैं हेबर-बोस प्रक्रम। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की जब हम बात करेंगे, ये हमारे लिए काम की चीज है, BNF। BNF की फुल फॉर्म क्या होता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या है कि कन्वर्जन ऑफ, या फिर इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का N2 का किसमें कन्वर्ट होना, अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट होना थ्रू दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। याद रखना है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे पूरे वर्ल्ड के अंदर टोटल बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होता है एक एस्टिमेटेड है 62 टू या 60 टू 170 टन नाइट्रोजन पर ईयर। कितना? 60 टू 172 टन नाइट्रोजन पर ईयर क्या होता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। क्लियर है? जब हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करते हैं, बीएनएफ की बात करते हैं, तो बीएनएफ मेनली जो है 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका सिम्बायोटिक नेचर और एक होता है आपका नॉन सिम्बायोटिक नेचर। क्लियर है? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कितने तरीके से होता है? 2 तरीके से। फर्स्ट वन सिम्बायोटिक और सेकंड वन इज नॉन सिम्बायोटिक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट वन सिम्बायोसिस बोल सकते हैं या सिम्बायोटिक बोल सकते हैं, सिम्बायोटिक या बायोसिस बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सी, इसके अंदर नोड्यूल्स के अंदर। ठीक है, नोड्यूल्स की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर 2 चीजें आपने देखा होगा, एक होता है आपका राइजोबियम और एक होता है लेग्यूम प्लांट्स। लेग्यूम्स होते हैं और एक राइजोबियम, और ये दोनों मिलकर जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है वो किस कैटेगरी में आता है, हमारे म्यूचुअलिज्म की कैटेगरी में। किस में आता है? म्यूचुअलिज्म की कैटेगरी। यहां तक समझ में आया? अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि राइजोबियम क्या है। ठीक है, राइजोबियम क्या है? तो राइजोबियम की डिस्कवरी जो है सबसे पहले किसने की थी? 1888 में। कौन से साइंटिस्ट ने किया था? बेंजरिक ने इसको आइसोलेट किया था। कहां से किया था? लेग्यूम की के अंदर जो है रूट्स जो होती है उनकी नोड्यूल से अलग किया था। किसको? राइजोबियम को। उस जमाने में इसको क्या बोला था? बेसिलस रेडियस कोला कहा था। अभी क्या बोलते हैं? राइजोबियम कहा जाता है। इस राइजोबियम के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर हम देखते हैं या इसके स्पेसिफिकेशन को देखते हैं तो ये किस नेचर का होता है? एरोबिक नेचर का। किस नेचर का है? एरोबिक नेचर। सेकंड चीज की बात करें तो ये किस नेचर का? हेटेरोट्रोपिक है। क्या है? हेटेरोट्रोपिक। हेटेरोट्रोपिक का मतलब क्या है कि ये अपने भोजन के लिए, फूड के लिए अदर पर डिपेंड करता है, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है? हेटेरोट्रोपिक। ऑटोट्रोफिक क्या होता है कि जो खुद अपना भोजन बनाते हैं, जैसे कि नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर की हम बात करते हैं तो क्या है? ऑटोट्रोपिक इन नेचर के हैं। ठीक है, तो राइजोबियम जो है क्या है? एरोबिक नेचर का है, हेटेरोट्रोपिक है, एक फैमिली से बिलोंग करता है जिसका नाम है राइजो बीएससी फैमिली। कौन सी फैमिली है? तो इसकी फैमिली जो है क्या है? राइजो बीएससी फैमिली। क्लियर हुआ? ये कुछ चीजों के प्रति सेंसिटिव है। किसके प्रति? सेंसिटिव टू
वाटर लोगेट किसके प्रति, वाटर लोगेट के प्रति क्या है, सेंसिटिव है, वाटर लोगेट। ठीक है, इसके बाद में अब वाटर लोगेट के प्रति सेंसिटिव है और मैंने एक टर्म आपको लिखा है एरोबिक है, मींस इसको अपने रेस्पिरेशन के लिए किसकी आवश्यकता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है। सेंसिटिव टू वाटर लोगेट, एक और लिखेना किसके लिए, सैलिनिटी के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइजोबियम जो है वो कितनी पीएच पर वर्क करता है, तो याद रखना 6.0 से 7.5 पीएच पर जो है ये बेस्ट वर्क करता है। कितनी पीएच पर, 6.0 से 7.5 पीएच पर बेस्ट वर्क करता है। कुछ बुक्स के अंदर इसको 6.5 से 7.5 लिखा हुआ है, लेकिन जो मैन्योर्स एंड बायो फर्टिलाइजर की बुक है यावलकर वाली जो कि आईसीआर से पब्लिश्ड है, उस बुक के अंदर इसका जो पीएच वैल्यू शो किया है वो 6.0 से 7.5 है। अगर क्वेश्चन आता है पीएच अगर अलग भी दिया होगा तो हम इसको लगाएंगे क्योंकि आईसीआर की बुक है, तो इसका राइट आंसर माना जाएगा। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स किसके हैं, राइजोबियम के। तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि ऑक्सीजन के प्रति क्या होता है, मतलब ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इसको चाहिए, यानी ऑक्सीजन की क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है। तो फर्स्ट वन हो गया एरोबिक नेचर का है, सेकंड क्या हो गया, हेटेरोट्रोपिक है, थर्ड क्या हो गया, राइजोबियसी फैमिली से बिलोंग करता है, सेंसिटिव है किसके प्रति, वाटर लोगेट और सैलिनिटी के प्रति। पीएच किस पीएच पर वर्क करता है, 6.0 से 7.5 पीएच पर वर्क करता है। यहां तक समझ में आया। इसके बाद में सेकंड चीज हमारे पास क्या है, लेग्यूम। जब हम लेग्यूम की बात करते हैं, लेग्यूम्स, ठीक है, तो लेग्यूम्स क्या होती है कि ऐसे क्रॉप प्लांट्स होते हैं जो कि किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, अगर इनकी फैमिली की बात करते हैं तो फैमिली क्या है, लेगुमिनोसे। क्लियर हुआ, क्या है, लेगुमिनोसे। सेकंड चीज की अगर मैं बात करता हूं तो इनके अंदर क्या होता है, नोड्यूल फॉर्मेशन अकेयर। क्लियर हुआ, इनके अंदर क्या बनता है, नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है। इस नोड्यूल फॉर्मेशन का रीजन क्या है, अगर रीजन की बात करते हैं तो रीजन क्या है इसका, सिक्रेशंस ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। किसका, पॉलीसेकेराइड्स। और ये पॉलीसेकेराइड्स जो है दो होते हैं मेनली, एक होता है आपका ल्यूपिन होता है और ये क्या होता है, फ्लेवेनोइड्स होते हैं। ठीक है, ये एडीओ हरियाणा का जो एग्जाम हुआ था 2022 के अंदर, उसका एक क्वेश्चन था कि नोड्यूल्स के जो है वो क्या सीक्रेट होता है, ल्यूपिन और फ्लेवेनोइड्स होते हैं जो क्या है, पॉलीसेकेराइड्स। यहां तक क्लियर हुआ। फैमिली क्या है, लेग्नोसी, नोड्यूल फॉर्मेशन होता है, रीजन क्या है, सेक्रेशन ऑफ पॉलीसेकेराइड्स, ल्यूपिन और फ्लेवेनोइड। क्लियर हुआ, यहां तक समझ में आया क्या। ठीक है, तो इन रूट से क्या सीक्रेट होता है आपका, पॉलीसेकेराइड सीक्रेट होता है। ठीक है, अगर इन दोनों का इंटरेक्शन होगा तो इंटरेक्शन होने की वजह से यहां पर क्या बनता है, नोड्यूल बनता है। इसको हम समझते हैं कि मान लीजिए ये आपका क्या है, लेग्यूम प्लांट। लेग्यूम प्लांट्स की लीव्स कैसी होती है, ब्रॉड होती है या नैरो होती है, ब्रॉड लीव्स होती है क्योंकि डाइकोटिलेडोनी नेचर के होते हैं। ये हमारा लेग्यूम प्लांट, वैसे लेग्यूम नहीं बना, पता नहीं क्या बन गया ये, लेकिन फिर भी सपोज करना ये लेग्यूम बना है। यहां पर जो इसकी रूट से, इस रूट से जो है क्या रिलीज होता है, पीएस यानी पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड कौन कौन सा है, आपका ल्यूपिन है और एक आपका फ्लेवेनोइड। क्लियर है, ये ल्यूपिन और फ्लेवेनोइड क्या है, पॉलीसेकेराइड। और पॉलीसेकेराइड किसका सोर्स होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी का। किसका होता है, एनर्जी। अब मान लीजिए यहां पर एक, ठीक है, इसका नाम है राइजोबियम। क्या नाम है, राइजोबियम। राइजोबियम जो है वो एनर्जी के लिए कहां पर आता है, इन रूट्स के पास में आता है। किसके लिए आता है, फॉर एनर्जी। क्लियर हुआ, जब राइजोबियम लेग्यूम प्लांट्स के पास में आता है तो यहां पर जो है एक स्ट्रक्चर बनती है कि इन लेग्यूम के अंदर, जाहिर सी बात है लेग्यूम प्लांट्स के पास आएगा तो इन जो रूट्स है, इन रूट्स को क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा। इन्फेक्ट करने के बाद यहाँ पर टाइनी आउटवर्ड ग्रोथ होती है। क्या होती है, रूट्स के अंदर ये जो लेग्यूम आया है, सॉरी राइजोबियम जो आया है, ठीक है, ये यहाँ पर एंटर करता है। एंटर करने के बाद में जो है एक टाइनी आउटवर्ड ग्रोथ होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, नोड्यूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नोड्यूल कहा जाता है। अब नोड्यूल जो है वो दो तरीके की होती है, इनको हम आगे की स्लाइड में देखते हैं। यहां तक समझ में आया नहीं आया, ठीक है। अगर हम नोड्यूल की बात करें तो नोड्यूल के कुछ स्पेसिफिकेशंस होते हैं जो आपको याद रखना है। नोड्यूल की जब हम बात करते हैं तो नोड्यूल दो प्रकार की होती है, एक जो है इफेक्टिव नोड्यूल होती है और एक होती है इनइफेक्टिव नोड्यूल।
ठीक है, एन का मतलब क्या है यहाँ पर, नोड। इफेक्टिव नोड्यूल की साइज की अगर मैं बात करता हूं तो साइज जो है इसकी होती है 2 से 8 mm के बीच में। कितने mm के बीच में होगी, 2 से 8 mm। यदि नोड्यूल की साइज 2 mm से कम या 8 mm से क्या होगी, ज्यादा होगी, तो किस कैटेगरी में आएगा, आपका इनइफेक्टिव नोड्यूल की कैटेगरी में आएगा। क्लियर है। नोड्यूल के अंदर अगर हम कलर की बात करते हैं इफेक्टिव नोड्यूल के अंदर, तो यहाँ पर कलर जो है किस कलर का होगा, पिंक कलर का होगा। कौन सा कलर होगा, पिंक कलर का होगा। ठीक है, हल्का सा जो है रेडिश ब्राउन कलर का जो है आपका इनइफेक्टिव नोड्यूल का होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे ही लेग्यूम प्लांट ने इन केमिकल को सीक्रेट किया, फ्लेवेनोइड और ल्यूपिन को, राइजोबियम जो है कहां पर आया, लेग्यूमिनोसी रूट्स के पास आया, इन्फेक्ट किया, इन्फेक्ट करने के बाद क्या बना, नोड्यूल बना। एक ऐसी स्ट्रक्चर जिसके अंदर जो है नोड्यूल भी है, ठीक है, और इसके अंदर जो है आपका राइजोबियम भी है। इन दोनों को सम्मिलित रूप से जो है, जब नोड्यूल के अंदर क्या रहेगा, राइजोबियम प्रेजेंट होता है, तो उसको कहा जाता है बैक्टेरोइड सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बैक्टेरोइड सेल कहा जाता है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब नोड्यूल के अंदर राइजोबियम प्रेजेंट होता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, बैक्टेरोइड सेल कहा जाता है। इस बैक्टेरोइड सेल के अंदर 3 चीजें होती है जो कि आपको याद रखना है। एक इसके अंदर होता है निफ जीन। क्या होता है, निफ जीन। एक होता है लेग हीमोग्लोबिन, और एक यहां पर होता है आपका नाइट्रोजिनेज एंजाइम। क्या होता है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम। लेग हीमोग्लोबिन जनरली जो है एक प्रोटीन है, ठीक है, जिस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है। फर्स्ट चीज है आपका निफ जीन। निफ जीन क्या करता है, ऐसा जीन जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, निफ जीन कहा जाता है। दैट इज क्लियर। सेकंड चीज है लेग हीमोग्लोबिन प्रोटीन। लेग हीमोग्लोबिन प्रोटीन है तो ये किसका कैरियर के रूप में काम करेगी, कैरियर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो किसका कैरियर है, कैरियर ऑफ ऑक्सीजन। किसका है, O2 का कैरियर करने का काम करती है। और लेग हीमोग्लोबिन को बनाने वाले जो 2 इंपोर्टेंट न्यूट्रिएंट एलिमेंट है वो आपका आयरन है और आपका मैग्नीज है। क्लियर हुआ। लेग हीमोग्लोबिन क्या कर रहा है, कैरियर ऑफ O2 का काम कर रहा है। लास्ट है आपका नाइट्रोजिनेज एंजाइम। अगर मैं नाइट्रोजिनेज एंजाइम की बात करता हूं तो इस नाइट्रोजिनेज एंजाइम का काम क्या होता है कि जो N2 है एटमॉस्फेरिक की, उसको किस में कन्वर्ट करना होता है, अमोनिया में कन्वर्ट करना होता है। यानी नाइट्रोजन को यहाँ पर क्या किया, रिडक्शन किया। जब रिडक्शन होता है तो क्या ऐड होता है, हाइड्रोजन ऐड होता है। तो N2 जो होता है उसको किस में कन्वर्ट किया, अमोनिया में। कौन करता है, नाइट्रोजन। क्लियर हुआ। लेकिन ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो होता है इसका एक मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेसिफिकेशन होता है कि ये जो है O2 के प्रति क्या होता है, यानी एनारोबिक नेचर में काम करता है। किसमें करता है, एनारोबिक नेचर में क्या करता है, वर्क करता है। यदि मान लीजिए ऑक्सीजन होगा तो ये क्या नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा। क्लियर हुआ। अब देखो अगर हम नोड्यूल की बात करते हैं, उस नोड्यूल के अंदर नोड्यूल भी और क्या है, राइजोबियम भी है। क्लियर है। उसको क्या कहा, बैक्टीरियोइड सेल कहा। इसके अंदर कितनी चीजें हैं, 3 चीजें हैं। फर्स्ट वन क्या है, निफ जीन, जो क्या करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जीन को क्या बोलते हैं, निफ जीन कहा जाता है। सेकंड चीज क्या है, लेग हीमोग्लोबिन प्रोटीन, जो कौन बनाता है, आयरन और मैग्नीज बनाता है। कैरियर किसका है, ऑक्सीजन का। क्लियर है। इसके बाद में नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, ऐसा एंजाइम जो क्या करता है, N2 को अमोनिया में कन्वर्ट करता है, यानी इसका क्या करता है, रिडक्शन करता है। लेकिन नेचर किसकी है, एनारोबिक नेचर, यानी ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन होगा तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम वर्क नहीं करता है, क्योंकि ऑक्सीजन अगर होगा तो यहाँ रिडक्शन ना होकर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी। क्लियर है। जिससे क्या बनेगा, नाइट्रस ऑक्साइड बनेगा, न कि आपका अमोनिया बनेगा। इसलिए कहा जाता है कि नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है वो किस नेचर का होता है, एनारोबिक नेचर का होता है। यहां तक समझे। लेकिन आप मेरे से पूछोगे कि सर यहाँ पर एक चीज है जो कि लेग हीमोग्लोबिन के नाम से जानी जाती है, और ये क्या करने का काम करती है, ऑक्सीजन का कैरियर करती है। अब इस सेल के अंदर, इस बैक्टीरियोइड सेल के अंदर आपका लेग हीमोग्लोबिन भी है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम भी है। तो किस तरीके से यहाँ, और हमने कहा कि राइजोबियम तभी वर्क करता है क्योंकि वो किस नेचर का होता है, एरोबिक नेचर का होता है। यानी इस बैक्टीरियोइड सेल के अंदर हमारे एक ऐसी चीज होगी जो राइजोबियम को क्या प्रोवाइड कराएगी, ऑक्सीजन प्रोवाइड करने का काम करती है। तो वो कौन है, आपका लेग हीमोग्लोबिन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि कौन सा स्ट्रक्चर या कौन सी प्रोटीन जो है वो उस नोड्यूल या फिर उस बैक्टीरियोइड सेल के अंदर प्रेजेंट होती है जो राइजोबियम को ऑक्सीजन कैरियर का काम करती है। ये प्लांट के लिए ऑक्सीजन कैरियर नहीं है, किसके लिए है, राइजोबियम के लिए ऑक्सीजन कैरियर है। समझ में आया क्या, यहां तक क्लियर है। तो यहां तक इस क्लास के अंदर हमें ये देखा कि जब भी हम नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन फिक्सेशन मेनली कितने तरीके से होता है, 3 तरीके से होता है। ज्यादा कोई इसमें ध्यान रखने वाली बात नहीं है। काम की चीज है आपका बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में है एटमॉस्फेरिक अनअवेलेबल नाइट्रोजन को
अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना, किसके माध्यम से, ऑर्गेनिज्म के माध्यम से, इसको हम क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। वर्ल्ड के अंदर टोटल बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करते हैं, शायद ये एक बार इसको करेक्ट कर लेंगे, 72 टू 190 है, ये 72 टू 190 टन नाइट्रोजन पर ईयर जो है क्या होता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। बीएनएफ दो प्रकार का होता है, सिम्बायोटिक और नॉन सिम्बायोटिक। सबसे पहली चीज अगर हम बात करते हैं सिम्बायोटिक की बात करते हैं, तो उसके अंदर दो चीजें काम आती है, एक राइजोबियम होता है और एक क्या होता है, हमारी लेग्यूम्स होती है। दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म कहा जाता है। राइजोबियम किस नेचर का होता है, एरोबिक नेचर का होता है, हेटेरोट्रोपिक है, राइजोबियसी फैमिली से बिलोंग करता है, सेंसिटिव टू वाटर लोगेड और सैलिनिटी। किस पीएच पर वर्क करता है, 6.0 से 7.5 पीएच पर वर्क करता है। उसके बाद में हम कुछ चीजों की बात करते हैं, लेग्यूम प्लांट की बात करते हैं, तो लेग्यूमिनोसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। नोड्यूल फॉर्मेशन अकेयर, रीजन क्या है कि सिक्रेशन ऑफ पॉलीसेकेराइड, ल्यूपिन और फ्लेवेनोइड। ठीक है, ल्यूपिन और फ्लेवेनोइड जब सीक्रेट होते हैं तो कौन अट्रैक्ट होता है, आपका राइजोबियम अट्रैक्ट होता है, क्योंकि ये किसका सोर्स होते हैं, एनर्जी का सोर्स होते हैं। जब इन्फेक्ट करता है तो एक टाइनी आउटवर्ड ग्रोथ होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नोड्यूल बोलते हैं। इफेक्टिव साइज ऑफ नोड्यूल की बात करते हैं तो 2 से 8 mm की जो नोड्यूल होती है वही क्या होती है, इफेक्टिव होती है। 2 mm से कम होगी तो इनइफेक्टिव और 8 mm से होगी ज्यादा तब भी इनइफेक्टिव होती है। कलर कौन सा होता है, पिंक कलर का होता है, क्लियर है। जब राइजोबियम और नोड्यूल दोनों एक जगह पाए जाते हैं, यानी नोड्यूल के अंदर अगर राइजोबियम होता है तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोइड सेल कहा जाता है। इस बैक्टीरियोइड सेल के अंदर 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती है। फर्स्ट वन होता है निफ जीन। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन सा जीन रेस्पॉन्सिबल है, तो निफ जीन। कौन सा जो है कौन सा जो है वो राइजोबियम के लिए ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है, तो लेग हीमोग्लोबिन प्रोटीन। और थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट है नाइट्रोजिनेज एंजाइम, जो कि क्या करता है, नाइट्रोजन का रिडक्शन करने का काम करता है अमोनिया में। लेकिन इसकी नेचर क्या होती है, एनेरोबिक इन नेचर में काम करने का काम करता है, मतलब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन वहां पर नहीं होना चाहिए। मैंने आपको बताया था जब मैं मोलिबेडिनम पढ़ा रहा था तो उस केस में मैंने कहा था कि 3 एंजाइम होते हैं, एक नाइट्रेट रिडक्टेज होता है, एक नाइट्रेट रिडक्टेज होता है, एक नाइट्रोजिनेज होता है। नाइट्रेट रिडक्टेज का काम क्या है, नाइट्रेट रिडक्टेज क्या करता है, नाइट्रेट को नाइट्राइट में कन्वर्ट करने का काम करता है। नाइट्राइट रिडक्टेज जो है नाइट्राइट को अमोनिया में कन्वर्ट काम करता है, जबकि नाइट्रोजिनेज क्या करता है, N2 को अमोनिया में कन्वर्ट करने का काम करता है। नाइट्रेट रिडक्टेज, नाइट्रोजिनेज और नाइट्रेट रिडक्टेज तीनों के लिए असिस्टेंट का जो काम करता है न्यूट्रिएंट एलिमेंट वो आयरन है, ठीक है। लेकिन अगर नाइट्रेट रिडक्टेज की बात करते हैं तो मोलिबेडिनम प्राइमरी होता है, ठीक है। इसी तरीके से आपका नाइट्रोजिनेज के अंदर भी कौन काम करेगा, मोलिबेडिनम जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है, और आयरन क्या होता है यहाँ पर, एसोसिएटेड की नेचर की भूमिका अदा करता है। इसी तरीके से एक नाइट्राइट रिडक्टेज था जिसके अंदर मैंने कहा था कि मैग्नीज इंपोर्टेंट होता है लेकिन आयरन असिस्टेंट होता है। तो वो चीजें तो आप लोगों को क्लियर है, यहां तक आपको समझ में आया नहीं आया, ये क्लियर है। एक बार आप इसको लिखिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन, थोड़ा जल्दी लिखना। लिख लिया क्या ये, लिखो जल्दी लिखो। ये फर्स्ट स्लाइड नहीं है क्या, ये तो लिख लिया था ना यार पहले, फर्स्ट ही है ये। देखो अगर किसी को पता है नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है तो उस रामायण को भी लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको वो चीज लिखना है जो आपको नहीं आती है ना। नाइट्रोजन फिक्सेशन, कन्वर्जन ऑफ अनअवेलेबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन टू, ये क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाएगा वैसे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है बाय वेट, वो बाय वॉल्यूम होता है, 78.08 होता है परसेंट बाय वॉल्यूम, और 75.52% होता है परसेंट बाय वेट। लिख लिया। सर ल्यूपिन और फ्लेवोनॉइड से हार्मफुल बैक्टीरिया भी तो अटैक होंगे तो वो डैमेज नहीं करेंगे रूट्स को, ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। ल्यूपिन और फ्लेवोनॉइड जो है वो भी अट्रैक्ट होंगे, क्या वो डैमेज नहीं करेंगे क्या,
तो इसका रीजन ये है कि राइजोबियम की जब हम बात करते हैं तो राइजोबियम एरोबिक नेचर का होता है और हेटेरोट्रोपिक होता है, लेकिन हम एजोटोबैक्टर की बात करेंगे, एजोस्पाइरिलम की बात करेंगे, ये कीमो ऑटोट्रोफिक नेचर के होते हैं। क्या होते हैं? कीमो ऑटोट्रोफिक होते हैं। हेटेरोट्रोपिक कौन होता है? केवल आपका राइजोबियम होता है, जबकि एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम ये ऑटोट्रोफिक होते हैं। कीमो ऑटोट्रोफिक का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स होता है उसको ब्रेक करके वो एनर्जी को डिराइव करते हैं, तो इस वजह से वो इन रूट्स के पास में नहीं आते, इनको इन्फेक्ट नहीं करते हैं। राइजोबियम ही क्यों करता है? इसका रीजन ये है क्योंकि ये किस नेचर का होता है? हेटेरोट्रोपिक होता है। वो ऑटोट्रोपिक होते हैं, वो कीमो ऑटोट्रोपिक होते हैं। रुको, राइजोबियम जो है वो क्या होता है आपका? एरोबिक होता है और हेटेरोट्रोपिक होता है। इस वजह से क्या करता है? लेग्यूम की रूट को इन्फेक्ट करता है। लेकिन एजोटोबैक्टर हो गया, एजोस्पाइरिलम हो गया, एसिटोबैक्टर हो गया, ये आपके किस नेचर के होते हैं? कीमो ऑटोट्रोपिक नेचर के होते हैं, यानी अपना फूड जो है वो खुद बनाते हैं। इस वजह से वो रूट को इन्फेक्ट नहीं करते हैं। अब जैसे कि ये दो लड़के हैं, एक का मन करता है डांडिया खेलने का, एक का मन है ही नहीं डांडिया खेलने का, तो ये अंतर हो गया कि जिसकी इच्छा होगी वो काम करेगा, यानी जिसको जरूरत है खेलने की वो जाएगा, है ना? मेरे को समझ में नहीं आता यार, कभी कभी मतलब ऐसा होता है कि सामने वाले का मन नहीं होता है लेकिन दोस्त को बड़ी चिंता होती है, वो उसकी सारी इच्छा जाहिर कर देता है कि वो जाएगा या उसको वो पसंद है? लेकिन जब तुम कपड़े खरीदने जाते हो, जूते लेने जाते हो, तब अपनी पसंद है। ये क्या इधर? एक टन में कितना केजी होता है? कितना होता है? देखो, दो चीजें होती है ये भी, एक होता है टन और एक होता है टन्स। टन में जो है 907 केजी होता है, जबकि टन्स जो होता है उसमें होता है 1000 केजी। अगर बहुत पहले से कभी पूछा जाए तो टन में जो है 907 केजी होता है, जबकि टन्स के अंदर जो है 1000 केजी होता है। लिखिए। देखो, इसको सिम्बायोसिस भी बोल सकते हैं और सिम्बायोटिक भी बोल सकते हैं। बायोटिक आपने दो फैक्टर सुने होंगे, एक बायोटिक फैक्टर होता है, एक एबायोटिक फैक्टर होता है। ठीक है, बायोटिक यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो फैक्टर होता है इसको बायोटिक बोलते हैं, और जो आपके नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के होते हैं, जैसे टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, वो सारे किस में आते हैं? एबायोटिक फैक्टर के। तो इसको सिम्बायोसिस भी बोल सकते हैं और सिम्बायोटिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, हम पहली बार बात कर रहे हैं यहाँ ऐसे क्रो प्लांट जिनके अंदर क्या होता है? नोड्यूल फॉर्मेशन होता है, उनकी बात करें। ए पॉइंट करके राइजोबियम एरोबिक नेचर का होता है, हेटेरोट्रोफिक होता है, राइजोबियसी फैमिली से बिलोंग करता है, सेंसिटिव टू वाटर लोगेट, सैलिनिटी, और पीएच जो होता है इसका 6.0 टू 7.5। इसके अलावा एक और लिख लेना है, एसिडिक, एसिडिसिटी, सोइल के प्रति भी क्या होता है? सेंसिटिव होता है। ऐसा नहीं अगर 6 से नीचे पीएच भी चला जाता है तब भी ये एक्टिव नहीं होता। ठीक है, जल्दी लिखो यार। जो ऑनलाइन बच्चे हैं, समझ में आ रहा है क्या भाई? अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप पूछ सकते हो। हैं? दयाराम? दयाराम है या दियाराम है? तुमने नाम ही चेंज कर दिया, दयाराम। नहीं है, नहीं है। ठीक है।
लिख लिया? पीएस का मतलब पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, एक स्टार पॉइंट इसमें लिख लेना। ठीक है, इन राजमा secretion of lupin and flavonoid is very low amount, so here ineffective nodule formation. Okay. Treat as cereal for NPK application. So please. शॉर्ट में अगर आप लिखना चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। इसको 2 लाइनों को शॉर्ट में अगर लिखना चाहो तो लिख लेना, राजमा के अंदर ल्यूपिन एंड फ्लेवेनोइड वेरी लो, सो नोड्यूल इनइफेक्टिव। ठीक है, या तो आप शॉर्ट में लिख सकते हो या आप डिटेल में लिख सकते हो। ठीक है, राजमा है, ल्यूपिन फ्लोवेनोइड वेरी लो होते हैं, इस वजह से नोडल जो है इनइफेक्टिव बनता है, इस वजह से ट्रीट करते हैं सीरियल की तरह। ठीक है, या फिर आप लैंग्वेज में लिख सकते हो, इन राजमा सेक्रेशन ऑफ ल्यूपिन एंड फ्लेवेनोइड इज वेरी लो अमाउंट, सो हेयर इनइफेक्टिव नोडल फॉर्मेशन अकेयर, ट्रीट एज अ सीरियल फॉर एनपीके एप्लीकेशन 120 80 40 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, हेटेरोट्रोपिक का मतलब 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, हेटेरो एंड ट्रोप। ट्रोप मतलब होता है नरिशमेंट, हेटेरो मतलब होता है डिपेंडेंट ऑन दी अदर ऑर्गेनिज्म या अदर थिंग। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं हेटेरोट्रोपिक। जो अपने भोजन के लिए, अपने पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, परपोषी कहा जाता है। और एक होता है ऑटोट्रोफिक, यानी स्वपोषी, यानी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि राजमा के अंदर क्या नोडल फॉर्मेशन नहीं होता है क्या, नोडल फॉर्मेशन होता है लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है। इस वजह से वो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं कर पाता है, क्योंकि वहाँ इफेक्टिव नोडल नहीं बनती है। इस वजह से हम उसको क्या ट्रीट करते हैं, एज अ सीरियल क्रॉप ट्रीट करते हैं। और उसके अंदर एनपीके का जो एप्लीकेशन है, जितना सीरियल में हम देते हैं, हमारा 4:2:1, वही किसमें देते हैं हम, राजमा में। शॉर्ट में लिखना चाहो तो ऐसे लिख लेना कि राजमा के अंदर ल्यूपिन और फ्लेवोनॉइड वेरी लो होते हैं, इस वजह से नोडल जो है इनइफेक्टिव बनती है और किसकी तरह ट्रीट करते हैं, सीरियल की तरह। ठीक है, लिख लिया क्या? चलिए आगे लिखो। ये समझ में आ रहा है? एक बार इसको बना लो। फ्लो चार्ट से ज्यादा चलते हैं अपन, है ना, थोड़ी थोड़ी कम लिखाते हैं, थोड़ी लिखाना चाहिए पीछे। समझ में आ रहा है? चलिए, इसमें कुछ नहीं लिखना है। ये एक लेग्यूम प्लांट है आपके पास में,
ठीक है। इस लेग्यूम प्लांट से जो है कुछ केमिकल का सीक्रेशन होता है जिनको हम पॉलीसेकेराइड्स बोलते हैं। पीएस का मतलब पॉलीसेकेराइड है, जिसका नाम ल्यूपिन है और फ्लेवेनोइड है। ये दोनों जो है पॉलीसेकेराइड है, यानी किसका सोर्स है, एनर्जी का सोर्स है। राइजोबियम एनर्जी के लिए कहाँ अट्रैक्ट होगा, इन रूट्स की तरफ अट्रैक्ट होता है। अट्रैक्ट होगा तो इनको इन्फेक्ट करेगा, इन्फेक्ट करेगा तो एक टाइनी आउटवर्ड ग्रोथ होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, नोड्यूल बोलते हैं। ठीक है, लिख लिया, जल्दी लिखो यार, 47 हो गए। लिखा क्या, चलो ये थोड़ी सी रामायण है, इसको और लिख लेना। नोड्यूल के अंदर जो है दो प्रकार के नोड्यूल होते हैं, एक इफेक्टिव नोड्यूल होता है और एक इनफेक्टिव नोड्यूल होता है। इफेक्टिव नोड्यूल की साइज 2 से 8 mm के बीच में होती है, जिसका कलर जो है पिंक कलर का होता है। इनफेक्टिव नोड्यूल की साइज लेस देन 2 mm या फिर मोर देन 8 mm होती है। राइजोबियम और नोड्यूल जो एक साथ होते हैं, इसको लिख लीजिएगा, नोड्यूल प्लस राइजोबियम, इन दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है, पेक्टेरोइड सेल कहा जाता है, जिसके अंदर 3 स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक निफ जीन होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करता है। लेग हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होती है जो कि O2 का कैरियर होती है, किसके लिए होती है, फॉर राइजोबियम, किसके लिए, फॉर राइजोबियम। ठीक है, उसके अलावा नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो है वो वर्क करता है एब्सेंस ऑफ O2 में। ठीक है, और नाइट्रोजिनेज एंजाइम का क्या काम है, N2 को अमोनिया में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो काम आते हैं न्यूट्रिएंट एलिमेंट, वो मोलिब्डेनम मेनली होता है और आयरन जो है सेकंड होता है। ठीक, उसके बाद में एक और पॉइंट लिख लेना कि जो ये अमोनिया बना है, ये अमोनिया आगे जाकर कुछ अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करता है, और यहाँ पर जो मेनली बनता है, मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन एसिमिलेशन जब प्रोसेस होती है तो उसके अंदर ग्लूटेमिक एसिड को जो है मैंने बेस अमीनो एसिड बताया था कि अदर अमीनो एसिड के फॉर्मेशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, ग्लूटेमिक एसिड होता है, जिसको हम ट्रांसमिनेशन प्रोसेस कहा जाता है। लेकिन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से जो अवेलेबल नाइट्रोजन आती है, जिसको हम बोलते हैं अमोनिया, ये अमोनिया आगे जाकर जिसका निर्माण करती है उस अमीनो एसिड का नाम है एस्प्राजीन। क्या है, एस्प्राजीन अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। ड्यू टू या ड्यूरिंग बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर जो अमोनिया बना है, जब उस अमोनिया का आगे एसिमिलेशन होगा तो कौन सा अमीनो एसिड बनाता है, एस्पिरिजिन अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर कम मात्रा में जो है ग्लूटेमिक एसिड का भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, लिख लिया गया, जल्दी लिखो।
ये समझ में आया कि अमोनिया से एस्प्रेजिन अमीनो एसिड बनेगा ड्यूरिंग बीएनएफ, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर बनने वाला अमोनिया आगे जाकर जब एसिमिलेट होता है तो कौन सा अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करता है, एस्प्रेजिन अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करता है। यहां तक लिखा। चलिए इसके बाद 2-3 पॉइंट आप और लिख लीजिए, उसको फिर हम समझते हैं। फर्स्ट वन लिखना, राइजोबियम फिक्स 50 to 100 kg नाइट्रोजन पर हेक्टेयर, यानी नाइट्रोजन जो राइजोबियम जो है वो कितनी नाइट्रोजन को फिक्स करता है, लगभग 50 से 100 केजी नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर। ठीक है, राइजोबियम से जो कल्चर बनाया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, राइजोबियम कल्चर कहा जाता है। तो राइजोबियम कल्चर, या फिर इससे पहले लिख लेना राइजोबियम symbiosis BNF with all legumes and बर्सिन एंड लुर्सिन। ठीक है, थर्ड लिख लेना, मैक्सिमम BNF यानी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन अक्यर इन लुर्सिन। किसमें होता है, लुर्सिन, जिसको हम बोलते हैं मेडिकागो सेटाइवा। क्या कहा जाता है, मेडिकागो सेटाइवा, या जिसे कहा जाता है अल्फा अल्फा, या जिसे कहा जाता है क्वीन ऑफ फोर्ड। ठीक है, अगला पॉइंट है मैक्सिमम रेजिडुअल नाइट्रोजन क्रॉप। इसका नाम है आपका लेंटिल। ठीक है, जिसको हम मसूर की दाल बोलते हैं, लेनस एस्कुलेंटिस जिसे कहा जाता है लेंटिल। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ राइजोबियम कल्चर ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन, उसको हम बोलते हैं राइजोबियम पैकेट। ठीक है, राइजोबियम को एनारोबिक कंडीशन लेग हीमोग्लोबिन प्रोवाइड नहीं करता है। उस नोड्यूल के अंदर लेग हीमोग्लोबिन का काम ये है कि वो नाइट्रोजन जो हमारी ऑक्सीजन होती है उस ऑक्सीजन को कहां से लाता है, प्लांट सिस्टम से ऑक्सीजन को लेकर आकर किसको प्रोवाइड करता है, राइजोबियम को करता है। तो लेग हीमोग्लोबिन का काम ये ऑक्सीजन को किसको सप्लाई करना, राइजोबियम को सप्लाई करना। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है कि राइजोबियम फिक्स, यानी राइजोबियम कितनी नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है, तो लगभग 50 से 100 केजी नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर फिक्स करता है। राइजोबियम सिम्बायोसिस बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन विद, जितनी भी लेग्यूम क्रॉप्स हैं उनके अंदर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो काम आता है वो कौन है, आपका राइजोबियम है। ये जो है बर्सिम और लुर्सिन के अंदर भी क्या करता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। मैक्सिमम बीएनएफ अकेयर इन कौन सी क्रॉप प्लांट के अंदर सबसे ज्यादा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, तो लुर्सिन के अंदर होता है, जिसको मेडिकागो सेटाइवा अल्फा अल्फा या क्वीन ऑफ फोडर बोलते हैं। ठीक है, अब मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इस पर आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन तो किससे हो रहा है, लुर्सिन से हो रहा है, यानी रिस्का से हो रहा है। लेकिन मैक्सिमम रेजिडुअल नाइट्रोजन क्रॉप, यानी कौन सी ऐसी क्रॉप है जो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन को रेजिडुअल में ऐड करेगी। जैसे मान लीजिए हमने लेंटिल को ग्रो किया था या और भी लेग्यूम क्रॉप्स को हमने ग्रो किया, जब आप लेंटिल की कटाई कर लोगे, कटाई करने के बाद इसका रेजिड्यू अगर फील्ड में है तो ज्यादा जो है क्या करता है, नाइट्रोजन को ऐड करता है कंपेयर टू अदर क्रॉप्स। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि मैक्सिमम रेजिडुअल नाइट्रोजन क्रॉप कौन सी है, तो लेंटिल है, मसूर की दाल है। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ राइजोबियम ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन, उसको हम क्या बोलते हैं, राइजोबियम पैकेट कहा जाता है। यानी ऐसा प्रोडक्ट जिसके अंदर डिफरेंट स्पीसीज का, जैसे मान लीजिए कि कोई ग्लाइसिन के लिए बनाई जाएगी या कोई काउपी के लिए बनाया जाएगा या कोई बर्सिन के लिए बनाया जाएगा, तो उस पैकेट को क्या कहा जाता है, राइजोबियम पैकेट कहा जाता है। एक बार ये कुछ पॉइंट्स लिखो आप, लिखा ये, लिख लिया, नहीं लिखा, अच्छा चलिए, राइजोबियम पैकेट का कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं वो लिख लीजिए।
राइजोबियम पैकेट। राइजोबियम पैकेट की जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट चीज इसका वेट की हम बात करते हैं। वेट जो है इसका कितना होता है, 200 ग्राम होता है। कितना होता है, 200 ग्राम होता है। सेकेंड चीज की बात करें, एप्लीकेशन कैसे करेंगे इसका, एप्लीकेशन का फर्स्ट वन है सीड ट्रीटमेंट। कैसे करते हैं, सीड ट्रीटमेंट करते हैं। सीड ट्रीटमेंट करने के लिए आरपी का मतलब राइजोबियम पैकेट या फिर राइजोबियम पैकेट का 20 ग्राम मात्रा जो है फॉर 1 kg सीड, जबकि पूरा पैकेट यानी 1 पैकेट यानी 200 ग्राम किसके लिए है, आपके 10 kg सीड्स के लिए। ठीक है। थर्ड चीज की बात करते हैं तो इसकी एक्सपायरी डेट, एक्सपायरी डेट यानी जिस दिन इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है उसके लगभग 6 मंथ तक इसकी क्या आती है, एक्सपायरी डेट होती है। ठीक है। अगली चीज याद रखना है, इसके अंदर जो पीएच वैल्यू होती है, यानी इस पैकेट के अंदर जो पीएच वैल्यू है वो 6.0 से कितनी होती है, 7.5 होती है। लेकिन एक एक्सेप्शन लिख लेना स्टार डाल के, जो आपका एजोटोबैक्टर होगा, एजोटोबैक्टर होगा, उस एजोटोबैक्टर के अंदर पीएच वैल्यू जो है 6.5 से 7.5 होगी। कितनी होगी, 6.5 से 7.5 होगी। ठीक है। इसके बाद में 1 ग्राम अगर हम कल्चर की बात करते हैं, ठीक है, तो उस 1 ग्राम कल्चर में एक्टिव सेल्स की अगर मैं बात करता हूं तो राइजोबियम की कितनी एक्टिव सेल्स होती है, एक्टिव सेल्स, एक्टिव सेल्स होती है 10 की पावर 7 टू 10 की पावर 8। कितनी होती है, 10 की पावर 7 से 10 की पावर 8। अगर आपसे पर्टिकुलर पूछा जाए तो याद रखना है कितनी होती है, 10 की पावर 8 होती है। ठीक है। इसके अलावा अगर एजोटोबैक्टर की बात करते हैं तो उसकी कितनी होती है, 10 की पावर 7 होती है। ठीक है। ये कुछ स्पेसिफिकेशन है किससे रिलेटेड, राइजोबियम पैकेट से रिलेटेड। इसको जो है हमेशा कूल एंड ड्राई पैलेस पे हमें रखना है। ठीक है। स्टोर कूल एंड ड्राई पैलेस। कल की क्लास में हम और चीजों के बारे में बात करेंगे। राइजोबियम पैकेट, इसका वेट कितना होता है, 200 ग्राम होता है। एप्लीकेशन जो है सीड ट्रीटमेंट से हम करते हैं, तो एक पैकेट का यूज 10 kg सीड को ट्रीट करने के लिए, या फिर 20 ग्राम राइजोबियम पैकेट जो होता है उसका 1 kg सीड को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। एक्सपायरी डेट कितनी होती है, 6 मंथ, मतलब जब बनाया उससे 6 मंथ के अंदर अंदर हम उसको यूज करना है। पीएच जो है 6.0 से 7.5 होना चाहिए उसकी। एजोटोबैक्टर का जो पैकेट होगा उसकी कितनी होंगी, 6.5 से 7.5। 1 ग्राम कल्चर में कितनी एक्टिव सेल्स होती है, 10 की पावर 7 से 10 की पावर 8। अगर पर्टिकुलर ऑप्शन में दिया है तो 10 की पावर 8 हमारा राइट आंसर होगा। स्टोर करना हमें कूल एंड ड्राई पैलेस पे। बाकी वाली चीजें जो है हम कल की क्लास में, ठीक है।